नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम बीएससी बीएड सेकेंड ईयर 2026 के नॉलेज एंड करिकुलम विषय के ओरिजिनल क्वेश्चन आंसर को सरल और परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण तरीके से समझेंगे। अगर आप अपनी तैयारी को बेहतर बनाना चाहते हैं तो इस चैनल से जुड़े रहें और लेटेस्ट अपडेट के लिए और ओरिजिनल प्रश्न उत्तर सबसे पहले देखने के लिए पेज को सब्सक्राइब कर लें और लाइक व शेयर करना ना भूलें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, सबसे पहले यहाँ पर कुछ नियम्स दिए हुए हैं जो कि हर प्रश्नोत्तर में दिए जाते हैं। तो यह आपको नियम पढ़ने हैं और उन्हीं के अनुसार आपको अपने क्वेश्चन आंसर की स्टार्टिंग करनी है। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि यहाँ पर 2 खंड दिए हुए हैं प्रश्न पत्र में और उनमें से 12 लघुतरात्मक प्रश्न हैं जिनमें से 7 अटेम्प्ट करने हैं और यह सभी जो 7 क्वेश्चन हैं ये 5 अंक के हैं। वैसे ही जो खंड खा है उसमें ये निबंधात्मक क्वेश्चन है जो कि 15 नंबर के होते हैं और उनमें अथवा में दिए होते हैं, अर्थात हमें उनमें से कोई एक करना होता है। ठीक है, तो आते हैं हम पहले क्वेश्चन पे। तो पहला जो क्वेश्चन है वो दिया हुआ है, ज्ञान की प्रकृति को स्पष्ट करें। ठीक है, तो यहाँ पर हमें लिखना है कि ज्ञान की प्रकृति क्या होती है। जैसे कि आप जानते हो, प्लेटो ने बताया हुआ है कि ज्ञान 3 प्रकार का होते हैं, जैसे कि सत्यता, बिलीव और जस्टिफिकेशन। यह ज्ञान की प्रकृति होती है। ज्ञान को प्रमाणित करना बहुत आवश्यक होता है। ज्ञान में सत्यता होनी चाहिए और ज्ञान में विश्वास होना चाहिए। अगर किसी ज्ञान में सत्यता नहीं है, मान लीजिए किसी भी विषय में अगर हम किसी भी वस्तु का ज्ञान कर रहे हैं और उसमें अगर सत्यता नहीं है तो वह ज्ञान नहीं माना जा सकता। अर्थात किसी भी चीज़ का ज्ञान करने के लिए उसमें सबसे पहले क्या ज़रूरी होती है, सत्यता ज़रूरी होती है और उसका विश्वास ज़रूरी होता है। मतलब कि जो हम कह रहे हैं वो सत्य अटल है या नहीं। ठीक है, तो वो अटल विश्वास होना ज़रूरी होता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, जस्टिफिकेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन 3 चरण। ओके, तो अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। पाठ्यक्रम क्या है? पाठ्यक्रम के बारे में आपको बताना है कि पाठ्यक्रम क्या होता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे इंग्लिश में लिखा हुआ है व्हाट इज द करिकुलम, तो आपको करिकुलम के बारे में बताना है। थर्ड क्वेश्चन है आपका, सैद्धांतिक एवं प्रायोगिक ज्ञान में संबंध स्पष्ट करें, रिलेशन बिटवीन थियोरटिकल एंड प्रैक्टिकल नॉलेज। ठीक है, तो आपको सैद्धांतिक एवं प्रायोगिक ज्ञान के बारे में बताना है। जैसे कि सैद्धांतिक ज्ञान होता है जो कि हमें बुक्स से द्वारा मिलता है, माता पिता के द्वारा मिलता है, किसी रिश्तेदार के द्वारा मिलता है। जबकि प्रायोगिक ज्ञान वह ज्ञान होता है जो बालक खुद अपने अनुभव से अर्जित करता है, अपने प्रयोगों से अर्जित करता है, वह ज्ञान होता है प्रायोगिक ज्ञान। ठीक है, उसे कहते हैं प्रैक्टिकल नॉलेज। ठीक है, आइए हम अगले क्वेश्चन पर देखते हैं, पाठ्यक्रम एवं पाठ्यचर्या में क्या अंतर है। तो आपको यहाँ पर बताना है पाठ्यक्रम क्या है। जैसे कि मैंने आपको ऊपर बताया कि पाठ्यक्रम क्या है। पाठ्यक्रम एक विषय वस्तु होती है और इसे बनाने के लिए काफ़ी दार्शनिकों ने, साहित्यकारों ने बहुत अपनी महत्वपूर्ण भूमिकाएं इसमें अदा की हुई हैं। तो वैसे ही आपको इसमें लिखना है पाठ्यचर्या क्या होती है, वो भी आपको बताना है। इनमें से हमें 7 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। आप चाहे तो कोई सा भी अटैम्प्ट कर सकते हैं, मगर यह प्रश्न उत्तर पेपर की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो आप मेरे ख्याल से इन सभी को पढ़ के जाएँ। चलिए आगे क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। पाठ्यक्रम विकास के प्रतिमानों के नाम लिखिए। अब यहाँ पर बात की जा रही है पाठ्यक्रम विकास के प्रतिमानों पर नाम लिखिए, तो आपको इनके प्रतिमानों के नाम लिखने हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है पाठ्यक्रम निर्माण में शिक्षक की भूमिका को संक्षिप्त में बताएं। ठीक है, तो आपको बताना है पाठ्यक्रम में जो शिक्षक की भूमिका होती है वो क्या होती है। जैसा कि मैं आपको बताती हूँ कि पाठ्यक्रम में जो शिक्षक की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, एक अहम भूमिका शिक्षक अदा करता है। और रविंद्रनाथ टैगोर जो कि हमारे साहित्यकार रहे हैं, उनके अनुसार पाठ्यक्रम शिक्षक केंद्रित ही बनना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं पाठ्यक्रम एवं पाठ्य सहगामी में क्या अंतर है, स्पष्ट करें। तो आपको यह क्वेश्चन भी लिखना है। देखिए, आप अभी ऊपर से आते हैं नीचे तक, तो आपको पाठ्यक्रम के कितने सारे क्वेश्चंस मिल गए, 1 2 3 4 5 6, आपको 6 क्वेश्चन पाठ्यक्रम के मिल गए। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि पाठ्यक्रम वाला जो चैप्टर है वो कितना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्रिया केंद्रित पाठ्यक्रम से आप क्या समझते हैं। देखिए, क्रिया केंद्रित पाठ्यक्रम, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि क्रिया केंद्रित पाठ्यक्रम। ठीक है, मतलब क्रियाओं को केंद्र में रखकर बनाया गया एक ऐसा पाठ्यक्रम, क्रियाओं को केंद्रित करके बनाया गया एक ऐसा पाठ्यक्रम जो कि बालक का सर्वांगीण विकास करता है, उसे कहा जाता है क्रिया केंद्रित पाठ्यक्रम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए कैंटीन। कैंटीन पर आपको संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है। कैंटीन क्या होता है, इसके क्या लाभ हैं और इसके क्या हानि है, आपको इनके बारे में बताना है। चलो आगे देखते हैं। फ्रैंकल बॉबिट का पाठ्यक्रम प्रतिमान समझाएं। तो आपको यह भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। ये देखो, ये भी पाठ्यक्रम के अंतर्गत आता है। तो आपको लगभग 7 से 8 क्वेश्चन यहाँ पे किसके मिल चुके हैं, पाठ्यक्रम के मिल चुके हैं। तो पाठ्यक्रम नॉलेज एंड करिकुलम की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट है। पाठ्यक्रम क्या इंपॉर्टेंट है, पाठ्यक्रम। तो आपको पाठ्यक्रम वाला चैप्टर तो बिल्कुल मिस नहीं करना है, पाठ्यक्रम आपको जरूर पढ़ के जाना है। आगे देखते हैं। पाठ्यक्रम विकास के दार्शनिक एवं सामाजिक आधारों को स्पष्ट कीजिए। जैसा कि हम जानते हैं, जब पाठ्यक्रमों को बनाया जाता है तब दार्शनिक और सामाजिक बहुत से आधार ऐसे होते हैं जो उन पर नकारात्मक और सकारात्मक दोनों तरीके से प्रभाव डालते हैं। तो बस उन्हीं के बारे में यहाँ पर आपको वर्णित करना है। यह 5-5 नंबर के क्वेश्चन होते हैं। तो जैसा कि मैं आपको बताती हूँ कि 5-5 नंबरों के क्वेश्चन में 1 से 1.5 पेज ही लिखना होता है, इससे ज़्यादा नहीं लिखना होता है। इससे ज़्यादा लिखने से कोई फ़ायदा भी नहीं होता है। बेटर है कि मिनिमम लिखा जाए, ना कि मैक्सिमम। मैक्सिमम जब लिखा जाता है जब क्वेश्चन 15 नंबर के हो,
तो उनमें आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम लिखना होता है। चलिए आगे क्वेश्चनों पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा, स्थानीय ज्ञान से आप क्या समझते हैं। स्थानीय ज्ञान एक क्षेत्र विशेष तक सीमित होता है, ठीक है। तो आपको इस क्षेत्र विशेष के ज्ञान को बताना है, इसमें इसकी प्रक्रियाएं और इनकी विशेषताओं के बारे में आपको बताना है। आगे इसके अपोजिट में दिया हुआ है, खेल के मैदान की शिक्षण अधिगम में भूमिका क्या है। तो आपको यह अटैम्प्ट कर लो या ऊपर वाला अटैम्प्ट कर लो, कोई सा भी अटैम्प्ट कर लो, दोनों ही ईजी क्वेश्चन है। चलिए आगे देखते हैं। विषय वस्तु आधारित ज्ञान की अवधारणा स्पष्ट हुए इसके चयन मापदंडों का वर्णन कीजिए। तो विषय वस्तु आधारित ज्ञान की अवधारणा स्पष्ट करते हुए इस क्वेश्चन को पढ़िए और समझिए। इस क्वेश्चन में ही इसका आंसर छिपा हुआ है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। प्रयोगशाला से आप क्या समझते हैं। प्रयोगशालाओं से आप क्या समझते हैं, यह इसके अपोजिट में है और इनके क्या लाभ हैं इन बताना है आपको। तो जो आप जैसा कि आप जानते हो, प्रयोगशाला लैबोरेटरी क्या होती है। प्रयोगशाला एक ऐसी होती है जो जहाँ पर प्रयोगों के द्वारा नई चीज़ों का निर्माण किया जाता है, वो होती है प्रयोगशालाएं, ठीक है। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, प्रयोग की शाला मतलब प्रयोग का कक्ष, प्रयोग की शाला, ठीक है। तो यह प्रयोगशाला काफ़ी तरीके की होती है। भौतिक प्रयोगशाला होती है, रासायनिक प्रयोगशाला होती है, जैविक प्रयोगशाला होती है और होती है आपकी भूगोल प्रयोगशाला। भूगोल प्रयोगशाला में आपको ज़्यादातर पृथ्वी के बारे में जानने को मिलता है। रसायन प्रयोगशाला में आपको रसायनों के बारे में जानने को मिलता है। और जो आपकी फिजिकल लेबोरेटरी होती है उसमें आपको सबसे ज़्यादा जानने के लिए मिलता है प्रकाश के बारे में, लेंसों के बारे में और बहुत सारे डायग्राम्स के बारे में आपको जानने को मिलता है। देखिए अब आगे देखते हैं। इसमें एक और क्वेश्चन दिया हुआ है, पाठ्यक्रम हस्तांतरण के प्रत्यय को परिभाषित कीजिए। प्रभावशाली पाठ्यक्रम हस्तांतरण के निर्धारण में क्या कीजिए। ये थोड़ा सा कट चुका है बट मैं आपको बताती हूँ। ये जो आपका क्वेश्चन है वह पूछ रहा है कि पाठ्यक्रम हस्तांतरण के प्रत्यय को परिभाषित करना है। तो आपको पाठ्यक्रम के जो हस्तांतरण है उसको परिभाषित करना है, ठीक है। तो इसके ही अपोजिट में एक और आपको दिया गया है जिसमें आपको लिखना है, टाइलर पाठ्यक्रम विकास प्रतिमान शिक्षण अधिगम के कक्षा कक्ष व्यवस्था की भूमिका गांधी जी के अनुसार शिक्षक के दार्शनिक सामाजिक और मनोवैज्ञानिक आधार। तो जो टाइलर है हमारे, उन्होंने पाठ्यक्रम के बारे में हमें बहुत सी ऐसी बातें बताई हैं जिनको आपको एक बार पढ़ना होगा अपनी सीरीज से, या फिर आप गूगल भी कर सकते हैं इन चीज़ों को। और जो आपका ये सेकंड क्वेश्चन है, शिक्षक अधिगम में कक्षा कक्ष की बैठक व्यवस्था की भूमिका। तो कक्षा कक्ष की बैठक व्यवस्था भी काफ़ी तरीके की होती है, मगर जो सबसे प्रभावी कक्षा कक्ष में बैठक की व्यवस्था होती है वो होती है यू आकार की, जिससे शिक्षण संप्रेषण के द्वारा सभी बच्चों तक अपनी बातें पहुंचा पाता है। गांधी जी के अनुसार शिक्षक के दार्शनिक सामाजिक और मनोवैज्ञानिक आधार क्या होनी चाहिए, ठीक है। तो आपको ये बताना है। तो गांधी जी सबसे पहले एक बात बताते हैं आपको कि गांधी जी एक आशावादी इंसान थे। क्या थे वो आशावादी इंसान थे, जिसके कारण उन्होंने बहुत सारे शिक्षा के दार्शनिक सामाजिक और मनोवैज्ञानिक आधार प्रस्तुत किए हैं। तो ये आपको छोटी सी टिप्पणी इनमें लिखनी होती है। और यह जो 15 नंबर के क्वेश्चन होते हैं इनमें आपको कम से कम 5 से 6 पेज भरने होते हैं, ठीक है। और आज की क्लास बस यहीं तक। थैंक यू। और अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और आप ही जैसे बच्चों को इसे भेजिए, शेयर कीजिए, जिससे आगे आने वाले और लोगों का भी भला हो सके।